तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो जैसा कि हम लोग सेट का सॉल्यूशन पढ़ रहे थे और सेट का सॉल्यूशन का आज दूसरा क्लास है। क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज को। चलिए, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाला सेट का क्वेश्चन अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को हस्ताक्षरित किया गया था। यानी कि पूना समझौता पे जो हस्ताक्षर किया गया था 24 सितंबर 1932 को किया गया था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालचारी आदि के प्रयत्नों से 24 दिसंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, इस समझौते द्वारा केंद्रीय विधायिका मंडल में दलितों को 11% के स्थान पर 18% आरक्षण दिया गया था इसी समझौते के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है, पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या क्या कर दी गई? 71 से बढ़ाकर 147 आरक्षित कर दी गई थी। नेक्स्ट है, पूना समझौता के अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान पर हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। नेक्स्ट है कि हिंदू के अंतर्गत रखे गए। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट के समय टैगोर ने गांधी जी के बारे में कहा कि भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है। हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। ये किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। किसको? गांधी जी के बारे में। नेक्स्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रश्न पर गांधी जी सम्मेलन के बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो दलितों के प्रश्न पर जो है कि दलित ने जब प्रश्न किया तो गांधी जी क्या हुआ, सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गए। नेक्स्ट है कि 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, गांधी जी हिंदुओं को बांटने में के अंग्रेजी की इस नीति का तीव्र विरोध किए थे। गांधी जी ने क्या कहा था? जो अंग्रेज हिंदू को बांट रहा था उसका जो है कि विरोध किया था गांधी जी बहुत ही जोर शोर से। नेक्स्ट है, पूना के यरवदा जेल में गांधी जी ने हिंदू दलितों को बांटने के विरुद्ध में आमरण अनशन करने का निश्चय किया। यानी कि जब गांधी जी पूना के यरवदा जेल में थे तो वहाँ से क्या किया, जब उनको पता चला कि जो है कि हिंदू मुस्लिम बांट रहा है, हिंदू और दलितों को बांटने के विरुद्ध जो है कि उसको बांटने का बात चल रहा है, तो गांधी जी ने क्या किया, वहीं जेल से ही आमरण अनशन का शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करता है जब सांसद का सत्र चालू नहीं होता है। यानी कि जब सांसद का सत्र चालू नहीं होता है तो राष्ट्रपति जो क्या करता है, अध्यादेश लागू कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रीय अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत करेगा। नेक्स्ट है, अध्यादेश सांसद के मंजूरी के बिना अधिकतम 7 से 7.5 माह तक लागू रख सकता है। यानी कि 6 माह 6 सप्ताह अर्थात 7.5 माह। नेक्स्ट है कि सांसद के 2 सत्र के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होता है। यानी कि सांसद का जो 2 सत्र होता है उसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर सदन को मंजूरी प्राप्त करना, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर क्या है, सदन को मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यादेश तैयार मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। अध्यादेश जो है कि तैयार जो मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति संघ सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है कि संघ सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यपाल जो है कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल जो है, क्वेश्चन में अगर पूछेगा आपसे राज्यपाल जो है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो 213 यानी कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल भी जो है कि राज्य सूची और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि पंचशील एक सिद्धांत गुट निरपेक्षता विकल्पों में नहीं है।
उसके बाद 1954 में पंचशील का सिद्धांत के अंतर्गत भारत और चीन में समझौता हुआ था, यानी कि भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ था पंचशील सिद्धांत उसको बोला गया था, उसके अंतर्गत जो है कि समझौता हुआ था। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, चीन की तरफ से चौ एन लाई ने भाग लिया था। लाई या ली बोलिए। तो भारत से कौन था अपना? जवाहरलाल नेहरू था, और चीन की तरफ से कौन था? चौ ए ली था। उसके बाद नेक्स्ट है कि निर्गुट आंदोलन के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर क्वामे नक्रुमा, डॉक्टर सुवर्णो आदि थे। यानी कि निर्गुट आंदोलन के नायक जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मार्शल टीटो, कर्नल नासिर और ये सुवर्णा आदि ये सब थे। उसके बाद इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया में हुआ था। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि एक आदर्श ईंधन का प्रज्वलन तापमान मध्यम होता है, यानी कि एक आदर्श ईंधन जो होता है उसका प्रज्वलन तापमान मध्यम होता है। और नेक्स्ट है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर ईंधन को पहले से गर्म किया जाना चाहिए ताकि वह आसानी से जलने लगे, उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। नेक्स्ट है कि कम प्रज्वलन तापमान ईंधन के भंडारण और परिवहन के दौरान आग का खतरा पैदा कर सकता है। कम प्रज्वलन तापमान सामान्यतः विस्फोट पदार्थों का होता है, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ होगा ना उसका प्रज्वलन तापमान क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है उच्च प्रज्वलन तापमान के मामले में ईंधन के प्रज्वलन के दौरान कुछ कठिनाई हो सकती है, इसलिए एक आदर्श ईंधन का प्रज्वलन तापमान मध्यम होना चाहिए। इसलिए क्या होता है? उसका मध्यम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रज्वलन तापमान बहुत कम हो तो ईंधन आसानी से जल सकता है, यानी कि जिसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होगा वो ईंधन जो है कि आसानी से जलेगा, जिससे सुरक्षा संबंधी समस्याएं हो सकती है। यदि ईंधन का प्रज्वलन तापमान बहुत अधिक हो तो इसे जलाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो इसे अप्रभावी बनाएगा। यानी कि निम्न गुण जो है कि आदर्श ईंधन के होने चाहिए। जो आदर्श ईंधन होता है उसका निम्न गुण होना चाहिए। एक तो उच्च ऊर्जा उत्पादन होना चाहिए, कम प्रदूषण होना चाहिए, और आसान उपलब्धता और कम कीमत पर, एवं संग्रहण और परिवहन में आसानी से, यानी कि उसका जो है कि उससे हमको ज़्यादा फायदा हो, प्रदूषण भी कम फैले और वो आसानी से हमको उपलब्ध हो जाए, यानी कि आसानी से मिल जाए, उसका भंडारण भी हम आसानी से कर सकें। नेक्स्ट है निर्वातित प्लैंक संग्राहक गैर केंद्रित सौर संग्राहकों में उच्चतम ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि परवलयिक प्लेट कलेक्टर, यानी कि जिसको संग्राहक बोलते हैं, एक गैर केंद्रित कलेक्टर नहीं है। गैर केंद्रित और संग्राहक और ऊर्जा को केंद्रित किए बिना सीधे सतह पर अवशोषित करते हैं। इन्हें आमतौर पर घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए गर्म पानी और सौर तापीय अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। प्लेट जो है प्लेट संग्राहक एक साधारण और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला संग्राहक है। इसमें ऊर्जा रूपांतरण दक्षता मध्यम होती है। यह ठंडे और बादल वाले वातावरण में कम प्रभावी होता है। नेक्स्ट है कि निर्वातित ट्यूब संग्राहक में ट्यूबों के अंदर निर्वात होता है जो ऊष्मा की हानि को न्यूनतम करता है। यह उच्चतम ऊर्जा रूपांतरण दक्षता प्रदान करता है। यह ठंडे और गर्म दोनों जलवायु में प्रभावी होता है, जो निर्वातित ट्यूब होता है संग्राहक। उसके बाद नेक्स्ट है परवलयिक संग्राहक एक केंद्रित और सौर संग्राहक है। यह केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करता है और केवल उच्च तापीय अनुप्रयोगों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है कि समुद्री हवा जो है कि समुद्र से आने वाली हवाएं जो दिन के समय ज़मीन की ओर बहती हैं और हल्की और ऊपर उठती हैं, गर्म हवा की जगह लेती है। यानी कि समुद्री हवा जो होता है, समुद्र से आने वाली हवाएं हैं जो दिन के समय ज़मीन की ओर बहती हैं, और यह क्या होता है? हल्का होकर ऊपर उठता है, और जो ऊपर गर्म हवा होता है उसका स्थान ये ले लेता है। उसके बाद जब तटीय भूमि गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है। तटीय भूमि गर्म है तो ऊपर की हवा भी क्या होगी? गर्म होगी। नेक्स्ट है गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट है समुद्री हवाएं समुद्र से नमी लाती हैं और बहुत ठंडी होती हैं। इस प्रकार वे गर्म हवा को बदलने के लिए भूमि की ओर भागती है, जिससे समुद्री हवा प्रवाहित होती है। समुद्री हवा दिन के समय तब बनती है जब सूर्य के प्रभाव से ज़मीन की सतह जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि समुद्र की सतह अपेक्षाकृत ठंडी रहती है।